नमस्कार साथियों, आईएमए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आज की मैथमेटिक्स की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 2-3 क्लासों में एसआई भर्ती के लिए पूरा मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो रिवाइज करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक क्लास कल डाली थी और आज की क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में कर लिए थे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आ जाइए एक बार सभी, और सभी साथी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की क्लास में हम आगे के चैप्टर जैसे फ्रैक्शन हैं, रेशियो प्रोपोर्शन हैं, परसेंटेज हैं, सीआई है, एसआई है, इन चैप्टर्स की बात करेंगे। इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ज़्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, कमेंट्स पे टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे प्रश्नों पे जाते हैं। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। यहाँ मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। ये फ्रैक्शन का चैप्टर था, भिन्न का एक क्वेश्चन है। और भिन्न में मैंने आपको बताया था भिन्न यानी फ्रैक्शंस जो है वो कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है, भिन्न क्या होती है, जब भी किसी नंबर को अदर नंबर से डिवाइड करते हैं और वो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो तो उसे रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। जब भी किसी संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं और वो पूर्णतः विभाजित न हो तो उसे व्यक्त करने के जो तरीके होते हैं वो भिन्न कहलाते हैं। फ्रैक्शंस कितने टाइप की होती हैं, भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, दूसरी डेसिमल यानी दशमलव भिन्न, और तीसरी मिश्र भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये जो पहले वाली सिंपल फ्रैक्शन होती है ये भी आगे 2 टाइप्स की होती है। सिंपल फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है, ऐसा कोई भी नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, सिंपल फ्रैक्शन होती है। साधारण भिन्न ऐसी संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए, तो उसको साधारण भिन्न कहते हैं। और ये साधारण भिन्न आगे 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रॉपर और इम्प्रॉपर, उचित और अनुचित। उचित भिन्न जिनका अंश छोटा हर बड़ा, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, और अनुचित भिन्न जिनका अंश बड़ा और हर छोटा, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। इसके बाद में मैंने आपको डेसिमल के बारे में बताया, और ये जो क्वेश्चन आया है वो डेसिमल से ही है। इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल यानी दशमलव में मैंने आपको बताया था कि डेसिमल आगे 2 प्रकार की होती है, दशमलव भिन्न 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत और अशांत। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखना, इनको अवसानी और अनवसानी भी कहा जाता है। तो अवसानी और अनवसानी का मतलब अवसानी शांत टर्मिनेटिंग, अनवसानी अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती हैं इनको वापस पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती कौन सी है? जिनमें डिवाइडेशन कंप्लीट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? अशांत कौन सी होती है? जिनमें भाग की क्रिया पूर्ण ना हो, डिवाइडेशन कंप्लीट ना हो, वो अशांत होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी आवर्ती और अनावर्ती। रिपीटिंग में क्या होता है, पॉइंट के बाद में एक जैसे डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद में नंबर्स जो हैं, डिजिट जो हैं, वो चेंज होके आते हैं, बदल बदल के संख्याएं आती हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है वो रिपीटिंग का है। और मैंने ये भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फ्रैक्शन जो होती है, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न जो होती है, ये क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर कहलाती है, क्योंकि इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। बाकी सारी की सारी डेसिमल होती है वो रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्याएं होती है। तो जिसमें रिपीटिंग का केस आता है, जहां दशमलव के बाद में संख्याएं बार बार आती हैं, रिपीट होती हैं, जिनमें पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, ऐसी संख्याओं को टर्मिनेट करने के लिए, शांत करने के लिए हम बार का यूज करते हैं। और बार का एक्चुअल मीन्स होता है बार बार आना, यानी जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहे थे उनके ऊपर हमने बार लगाया ताकि ये टर्मिनेट हो जाए और इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। यहाँ क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ये भी कह सकता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, वो ये भी कह सकता है कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करो। एक ही बात है। अगर वो ये कह दे कि साधारण भिन्न में बदलो तो भी वही प्रश्न है, अगर वो कह दे कि इसका मान बताइए तो भी वही प्रश्न है, अगर वो कह दे कि इसको अंश बटा हर में लिखो तो भी वही प्रश्न है, एक ही बात है। तो इस प्रश्न का आंसर कैसे देंगे? तो सुनिए, यहाँ क्या है, बार लगा हुआ है, और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब भी किसी डिजिट पे बार लगा होता है तो बार हटाने के लिए हम अपॉन में 9 का यूज करते हैं। जितने डिजिट पे बार लगा होता है उतने बार हम भाग में 9 लिखते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट छोड़कर आगे वाले डिजिट पे जो है वो बार लगा हुआ है।
अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पॉइंट के बाद में कुछ डिजिट छोड़कर आगे वाले डिजिट पे बार लगा होता है, तो इस केस में हम क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या है 0.12 के ऊपर कोई बार नहीं है, लेकिन 54 के ऊपर बार है। इसका मतलब यहाँ जो रिपीटेशन चल रहा था वो ओनली 54 का चल रहा था। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जरा गौर से देखिए। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले पॉइंट से पहले अगर 0 है तो इसको छोड़ देते हैं। पॉइंट से पहले अगर कोई नेचुरल नंबर होता है तो उसको साथ में रखते हैं, अगर 0 होता है तो उसको छोड़ देते हैं। अब इस कंप्लीट नंबर को यहाँ लिखना है, और कंप्लीट नंबर में से विदाउट बार वाला जो नंबर है उसको माइनस करना है। पूरी संख्या को लिखेंगे और पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अपॉन में अब इनका बार भी हटाना है, और मैंने अभी अभी बताया था जब भी बार हटाते हैं तो बार को हटाने के लिए नो का यूज किया जाता है, भाग में नो लिखा जाता है। जितने अंकों पर बार होता है, जितने डिजिट पे बार होता है, उतने टाइम हमें 9 का यूज करना है, उतनी बार नो लिखना है। अब यहाँ 2 अंकों पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो हमें 2 टाइम 9 का यूज करना है, तो 9 2 बार 9 लिखने हैं। अब इनका तो हमने बार हटा दिया, लेकिन इनका हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि इन पे बार तो नहीं है लेकिन इनसे पहले पॉइंट है। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए हम जानते हैं कि जब भी पॉइंट हटाते हैं तो भाग में क्या करते हैं, 0 वाली संख्या यूज करते हैं। तो जितने अंकों पे बार नहीं है उतनी बार 0 लिखेंगे, उतनी बार क्या लिखेंगे, 0। एक बार फिर से सुनिए, पॉइंट से पहले 0 है तो छोड़ देंगे। अब पूरी संख्या को ऊपर लिखना है, इसमें से बिना बार वाली संख्या को घटाना है। जितने अंकों पे बार था भाग में उतनी बार 9 लिखना है, और जितने अंकों पे बार नहीं है अंत में उतनी बार 0 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1254 में से 12 घटा दीजिए तो 1242 अपॉन 9900, ये लो। अब इसको कट कर दो, 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करोगे तो 621, और इसको 2 से कट करोगे तो 4 2 जा 8 19, और 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 3 30, 4 7 जा 28, 2 और 4 5 जा, ये लो। सॉरी 2 से कट किया है हमने, 4 से नहीं, 2 से कट करना है। 4 2 जा 8 19, और 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, ये लो। जैसे ही हमने 2 से इनको कट कर दिया, 18 1 10 5 दिन 10, 50। जैसे ही हमने इसको 2 से कट कर दिया, अब 9 से फिर कट कर दीजिए, 9 से कट हो जाएगा, 9 6 54 बच गए 8 81, 9 9 81, ये लो। इसको 9 से कट कीजिए, 9 5 45 बच गए 4, 9 5 45 550, 69/550। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी 69/550, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले पॉइंट से पहले 0 है तो इसको छोड़ देंगे, कंप्लीट नंबर को ऊपर लिखेंगे, इसमें से बिना बार वाले नंबर को माइनस कर देंगे। अपॉन में जितने डिजिट पे बार है उतने टाइम 9 का यूज करेंगे, और जितने पे बार नहीं है उतने टाइम 0 का यूज करेंगे, और सॉल्व करेंगे, कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इससे रिलेटेड हर बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बार वाले नंबर से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द स्मॉलेस्ट। इसमें एक पॉइंट आता है फ्रैक्शन में, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी भिन्नों की तुलना करना, या लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करना, या हम ये कह सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बैठाना। चाहे आपको भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम पूछ ले, चाहे छोटी बड़ी भिन्न पूछ ले, चाहे भिन्नों की तुलना करने पूछ ले, एक ही बात होती है, हमें फ्रैक्शंस दी जाएगी, भिन्नें दी जाएगी, उनका कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करते हुए ये फाइंड करना है कि इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है और लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे छोटे वाली कौन सी है और सबसे बड़े वाली कौन सी है। क्वेश्चन वाला आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकता है, सीक्वेंस पूछ सकता है, आरोही या अवरोही क्रम पूछ सकता है कि इनको आरोही या अवरोही क्रम में बैठाइए। अगर
आपको इस टाइप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस फाइंड करेंगे, भिन्नों का मान पता करेंगे, और अगर भिन्नों का मान आपके पास आ गया तो आप बहुत ही आसानी से छोटी बड़ी भिन्नें पता कर सकते हैं, इनका आरोही अवरोही क्रम पता कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वैल्यू ऑफ फ्रैक्शंस हमें कैसे मिलेगी, हमें भिन्नों का मान कैसे मिलेगा। तो इसके लिए क्लास में मैंने आपको 4-5 मेथड अलग अलग बताए थे, बहुत सारे मेथड्स बनते हैं। आप क्या कर सकते हो, दो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कर सकते हो। आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हो, आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, ईच फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये सारे मेथड्स बताए थे। लेकिन कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर जो होता है वो या तो प्राइम नंबर होता है या बहुत बड़ा नंबर होता है। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 19 आया है, ये एक प्राइम नंबर है। अगर हम इस केस में इनका एलसीएम निकालें तो बहुत बड़ा एलसीएम निकलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म भी फाइंड करें तो डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जहां डिनोमिनेटर जो होता है, बटा वाली जो संख्या होती है, वो बहुत बड़ी संख्या हो या अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, तो उस केस में मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया था, आप उस मेथड का यूज कर सकते हो। मेथड क्या बताया था, 13/16, सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास है 17/21, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 16/19, और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 5/6। ये हमारे पास फ्रैक्शन है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ सबसे पहला कार्य हमारा क्या होगा, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस फाइंड करेंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 3 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का। सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। जैसे ही डिफरेंस फाइंड करोगे तो संख्याएं बहुत छोटी हो जाएगी। अब इनके डिफरेंस का एलसीएम फाइंड कर लीजिए, इनका एलसीएम निकाल लो। इनका एलसीएम निकालोगे तो 3, 4, 3, 1, इनका एलसीएम क्या आएगा, 12। एलसीएम क्या आएगा, 12। जैसे ही आपने डिफरेंस का एलसीएम फाइंड कर लिया, अब आपको क्या करना है, 1 बाई 1 एक एक करके इस अंतर से एलसीएम को भाग देना है। जो उत्तर आए उसको अंश से गुणा करना है, इनकी वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है, डिफरेंस से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, जो भी आंसर आए उनका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, एक एक करके। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करो 12 को, आंसर आएगा 4, 4 का 13 से मल्टीप्लाई कर दो 52। 4 से डिवाइड करो 12 को, 3 का 17 से मल्टीप्लाई करो 51। 3 से डिवाइड करो 12 को, आंसर आएगा 4 का 16 से मल्टीप्लाई कर दो 64। 1 से डिवाइड करो 12 को, आंसर आएगा 12, और 12 का 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60। ये इनकी वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग इनके जो मान आपके पास आए हैं, इनके अनुसार आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न छोटी है और कौन सी बड़ी है। इनके आधार पे आप इनका आरोही और अवरोही क्रम भी बता सकते हैं। आप यहाँ से बता सकते हैं कि इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या है, इनका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, स्मॉलेस्ट कौन सी है। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा वो फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, बड़े वाली संख्या, और जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होगी वो सबसे छोटी भिन्न होगी। अब यहाँ देखिए, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई है, 64। ये किसकी वैल्यू थी, 16/19। तो अगर प्रश्न वाला पूछे कि सबसे बड़ी भिन्न बताइए तो 16/19। क्वेश्चन ने पूछा है छोटी भिन्न, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी आई है, 51, और ये वैल्यू किसकी है, 17/21। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 17/21। ये सबसे छोटी भिन्न होगी। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी, 17/21। देखने में आपको ये पता नहीं चलेगा कि फ्रैक्शन कौन सी स्मॉलेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है। देखने से ये पता नहीं चलेगा सामान्य तरीके से कि यहाँ छोटी भिन्न कौन सी है, बड़ी कौन सी है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तब आपका आंसर आएगा। तो आप इस टाइप से कैलकुलेशन कर सकते हो। ये एक अप्रोच मैंने आपको क्लास में भी बताई थी, इसके अलावा 5-6 अप्रोच और भी बताई थी मैंने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब बात आती है फ्रैक्शन में कैलकुलेशन की। भिन्नों में गणनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और आजकल प्रेजेंट टाइम में जो कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो वर्बल टाइप के आते हैं। वर्बल टाइप यानी भाषिक तौर पे आजकल जो प्रश्न आते हैं भिन्नों की गणनाओं से संबंधित, कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसमें शब्दों में प्रश्न लिखा होता है। और यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब शब्दों में प्रश्न लिखा होता है
तो वहाँ आपको खुद को ये पहचानना पड़ता है कि क्वेश्चन ने किसको किस में ऐड करने के लिए कहा है, किसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए कहा है, किसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। और मैंने आपको क्लास में भी बताए थे, ऐड करना, सब्सट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना विदाउट एलसीएम सारे मेथड बताए थे। बिना एलसीएम के, बिना लघुत्तम के हम भिन्नों को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में वर्बल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी, ये कुल विद्यार्थी है, टोटल कैंडिडेट्स हैं, कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यदि आज इस विद्यालय में लड़कियों का 2/3 भाग तथा लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है यानी एब्सेंट है, तो बताइए आज इस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का कितने भाग विद्यार्थी उपस्थित हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार वीडियो के पेपर में भी आया था, पिछली बार वीडियो के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कैलकुलेशन से रिलेटेड सेम इसी लैंग्वेज में प्रश्न आया हुआ है। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इन ए स्कूल 3/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज, यानी 3/5 भाग जो है वो लड़कियां हैं सभी विद्यार्थियों का और बाकी के सारे लड़के हैं। इफ़ 2/3 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट टुडे, व्हाट परसेंटेज नहीं है, व्हाट पार्ट है ये, क्योंकि भाग पूछा है क्वेश्चन ने, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस क्लास टुडे, कुल विद्यार्थियों का कितने भाग विद्यार्थी आज उपस्थित हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कैसे करोगे, सुनिए ध्यान से। यहाँ भी मैं आपको 2-3 अप्रोच बता देता हूँ, दोनों तीनों अप्रोच कैसे अप्लाई करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपको फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो एक बात हमेशा याद रखना, वहाँ जितनी भी फ्रैक्शंस आपको मिलेगी वो सारी की सारी फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन मिलेगी। और प्रॉपर फ्रैक्शन हम जानते हैं ऐसी फ्रैक्शंस होती है जो लेस देन 1 होती है, एक से कम जिनका मान होता है वो उचित भिन्न होती है। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी फ्रैक्शन के कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो वहाँ टोटल जो होता है वो हमेशा 1 मान के चलिए। सपोज करिए कि यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 1 है, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं, और जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि कुल विद्यार्थी है कितने, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि उनका 3/5 भाग कितना होता है, इनका 3/5 पार्ट कितना होता है, जब तक हमें टोटल कैंडिडेट्स न मिले। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज करना है कि टोटल कैंडिडेट्स जो हैं वो 1 है, कुल विद्यार्थी जो है 1 है। अब इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कीजिए। प्रश्न ने क्या कहा, 3/5 भाग लड़कियां हैं, तो पता करो यहाँ लड़कियां कितनी हैं। अगर लड़कियों की बात करें तो गर्ल्स कितनी हैं, तो इस 1 का 3/5, और जब भी हमें पार्ट फाइंड करना होता है, जब भी हमें हिस्सा ज्ञात करना होता है, तो वहाँ ऑलवेज क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा का यूज किया जाता है। तो 1 का 3/5 भाग ज्ञात करना है, तो 1 का 3/5 भाग ज्ञात करेंगे तो 1 का 3/5 से गुणा कर देंगे, तो 3/5 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5, 3/5। इतनी गर्ल्स हैं, बाकी सारे लड़के हैं। तो बॉयज़ कितने हैं, लड़के कितने हैं। अगर मैं आपकी क्लास में ये कह दूं कि आपकी क्लास में 20 विद्यार्थी हैं और 20 में से 15 लड़कियां हैं, बाकी सारे लड़के हैं, तो बताओ लड़के कितने होंगे। तो 20 में से अगर 15 लड़कियां हैं तो बाकी सारे लड़के हैं, इसका मतलब लड़के कितने बचे, 5। कैसे पता चला, कुल विद्यार्थी हैं 20, इसमें से लड़कियों की संख्या को माइनस कर दो, लड़कों की संख्या आ जाएगी। यहाँ भी यही करना है, कुल विद्यार्थी हैं 1, इसमें से लड़कियों की संख्या को माइनस कर दो, लड़कों की संख्या पता चल जाएगी। तो टोटल है 1 में से 3/5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने होंगे। और ये भी मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था कि जब 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को माइनस करना होता है, 1 में से किसी भी भिन्न को घटाना है, तो उसके अंश और हर का अंतर कर दिया करो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में माइनस कर दिया करो। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 2, और बट्टा में 5 का 5, डिनोमिनेटर को एज इट इज यूज करते हैं। तो लड़के कितने बच गए, 2/5। अब प्रश्न ने क्या कहा, लड़कियों का 2/3 भाग अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो पता कर लो लड़कियां अनुपस्थित कितनी हैं। अनुपस्थित लड़कियां, हमें पता चल गया कि टोटल लड़कियां हमारे पास है कितनी, तो कुल लड़कियां हैं 3/5, और इसका कितना भाग अनुपस्थित है, 2/3, तो इसका 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। और जब इसका 2/3 भाग ज्ञात करेंगे तो भाग या हिस्सा या पार्ट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो गुणा कर दो, 3 से 3 कट कर दीजिए, आंसर आएगा 2/5। अब अनुपस्थित लड़के कितने हैं, एब्सेंट बॉयज, अनुपस्थित लड़के, लड़कों की संख्या अगर पता करनी है तो लड़के हमारे पास टोटल है कितने हैं, 2/5 है, 2/5 है, और इसका कितना भाग एब्सेंट है, 1/4, तो इसका 1/4 भाग ज्ञात कीजिए।
1/4 से गुणा कर दो, कट कर दो, 2 2 जा 4, तो 1/10 ये बॉयज एब्सेंट है। अब पता कर लो कि टोटल कितने एब्सेंट हो गए, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 2/5 है और बॉयज जो है 1/10 है, इतने एब्सेंट है, तो कुल कितने अनुपस्थित हो गए, तो टोटल एब्सेंट, कुल अनुपस्थित, टोटल एब्सेंट अगर पता करें तो गर्ल्स जो हैं वो 2/5 ये एब्सेंट है, बॉयज जो है वो 1/10 ये एब्सेंट है, लड़कियां 2/5 अनुपस्थित है और लड़के 1/10 अनुपस्थित है। इनका सम कर लो, सम करोगे तो मैंने डायरेक्ट मेथड बताया था, उससे सम कर लीजिए। योग करने के लिए विदाउट एलसीएम, बिना लघुत्तम के आप योग कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5, दोनों को ऐड कर दो 25/50, कट करके छोटा कर दीजिए 1/2, ये लो। टोटल कितने एब्सेंट हुए, 1/2, यानी आधे लोग। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो कुल अनुपस्थित कितने हैं, आधे लोग अनुपस्थित है। अगर आधे लोग एब्सेंट है तो प्रेजेंट भी कितने होंगे, आधे ही होंगे। क्वेश्चन ने पूछा है प्रेजेंट कितने हैं, उपस्थित कितने हैं, तो टोटल प्रेजेंट कितने हैं, कुल उपस्थित। और अगर कुल उपस्थित विद्यार्थियों की बात करें तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 1, और 1 में से एब्सेंट कितने हैं, आधे। तो कुल विद्यार्थियों में से एब्सेंट विद्यार्थियों को माइनस कर दीजिए, कुल विद्यार्थी 1 है, 1 में से आधे अनुपस्थित हैं, तो फिर उपस्थित कितने हुए, तो 1 में से आधा माइनस करोगे तो आधा बचेगा। तो टोटल विद्यार्थियों का कितने भाग विद्यार्थी उपस्थित है, तो 1/2 भाग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कुल विद्यार्थियों का 1/2 भाग विद्यार्थी जो हैं वो क्या हैं, उपस्थित हैं, और 1/2 भाग विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित हैं। आधे ही अनुपस्थित हैं, आधे ही उपस्थित है, प्रेजेंट भी हाफ है और एब्सेंट भी हाफ ही है। ठीक है, एक अप्रोच तो ये रहती है। दूसरी अप्रोच देखिए, यहाँ एक और अप्रोच बता देता हूँ इसी क्वेश्चन की। आप यहाँ चाहें तो परसेंटेज फॉर्म का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज से इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए और जैसे ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनिए। जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन फॉर्म आती है, जब भी आपके पास कोई भिन्न आती है, तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं, तो आप उस भिन्न को 100 से गुणा कर दिया करो। किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रश्न ने क्या कहा, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी थे, अब हमें पता नहीं है टोटल कितने थे, तो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो कुल विद्यार्थी जो थे वो अपने आप में 100% थे। क्वेश्चन ने कहा इसमें से लड़कियां कितनी हैं, तो गर्ल्स कितनी हैं, लड़कियां। अगर लड़कियों की बात करें तो लड़कियां कितनी हैं, 3/5। क्वेश्चन ने क्या कहा, गर्ल्स कितनी हैं, तो क्वेश्चन ने कहा था 3/5 जो है वो गर्ल्स हैं, तो 3/5 जो है वो लड़कियां हैं। अब 3/5 को आप प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो, तो 20×5 = 100 और 20×3 = 60, इसका मतलब 60% लड़कियां हैं। अब 100 में से 60 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, तो लड़के कितने बचेंगे, टोटल विद्यार्थी हैं 100 में से लड़कियां हैं 60, तो लड़के कितने बचे, 40 लड़के हैं। अब 60 लड़कियां 40 लड़के। प्रश्न ने क्या कहा, लड़कियों का 2/3 भाग यहाँ आया नहीं है, तो अनुपस्थित लड़कियां पता कर लो, एब्सेंट गर्ल्स, अनुपस्थित लड़कियां कितनी नहीं आई, तो लड़कियां हमारे पास टोटल है 60, इसका 2/3 भाग नहीं आया, तो 2/3 से गुणा कर दो। भाग ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं, तो 20×3 = 60 और 20×2 = 40। 40 लड़कियां एब्सेंट है। अनुपस्थित लड़के पता कर लो, एब्सेंट लड़के कितने हैं। अगर लड़कों की बात करें तो लड़के थे 40 और इसका कितना भाग नहीं आया, 1/4 नहीं आया, तो 1/4 से गुणा कर दो, तो ये लो लड़के कितने नहीं आए, 10 नहीं आए। अब 40 तो लड़कियां नहीं आई, 10 लड़के नहीं आए, तो कुल अनुपस्थित कितने हो गए, कुल एब्सेंट, कुल अनुपस्थित टोटल कितने एब्सेंट रह गए, तो 40 तो लड़कियां एब्सेंट है और 10 लड़के एब्सेंट है, तो टोटल 50। ये तो 50% है, ये एब्सेंट है। 50% क्या है, एब्सेंट है। टोटल विद्यार्थी थे कितने, 100 में से एब्सेंट कितने हो गए, 50, तो फिर कुल उपस्थित कितने हो जाएंगे, तो टोटल उपस्थित। कुल प्रेजेंट कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 50 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट भी कितने रहे, 50%। तो यहाँ 50% कैंडिडेट प्रेजेंट है, और 50% का मतलब क्या होता है, आधे लोग। अब क्वेश्चन का जो आंसर था वो परसेंटेज फॉर्म में नहीं था, फ्रैक्शन फॉर्म में था, तो आपका जो आंसर आया है वो यहाँ परसेंट में आया है। तो आप इस परसेंट को वापस चेंज कर दो, परसेंट को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, फ्रैक्शन में।
मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्रैक्शन को 100 से गुणा करते हैं, भिन्न को 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत बनता है। अगर वापस प्रतिशत को हटाना है तो मैंने आपको बता रखा है, जब भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत का निशान जुड़ा होता है तो उसके बटा में 100 लिख दिया करो ताकि प्रतिशत का निशान हट जाए। भाग में 100 लिख दो, सॉल्व कर दो, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये लो, ये फ्रैक्शन बन गई, वापस भिन्न बन गई है। तो आधा भाग जो है वो उपस्थित है। कितने लोग उपस्थित हैं? आधा भाग लोग जो हैं वो उपस्थित है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। अगर इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते तो एक और अप्रोच बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कुल विद्यार्थियों का 3/5 भाग लड़कियां हैं। मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में एक बात बहुत अच्छे से बताई है कि जब भी इस प्रकार की फ्रैक्शन फॉर्म आ जाती है, भिन्न कहीं आ जाए, भिन्न आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, तो भिन्न का एक्चुअल मीन्स होता है अनुपात। तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है? अनुपात है। वास्तविक अर्थ क्या है? अनुपात। आप उस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो, रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया करो। अगर आपको अनुपात की अप्रोच लगानी है, रेशियो की अप्रोच लगानी है, तो ये भी लगा सकते हो। कैसे? प्रश्न ने कहा कुल विद्यार्थी हैं तो एक तरफ कुल विद्यार्थी लिखेंगे, एक तरफ प्रश्न ने कहा कि लड़कियां भी हैं यहाँ तो लड़कियां लिखेंगे, और एक तरफ लड़के भी हैं तो लड़के भी लिखेंगे। अब जो भिन्न दे रखी है, इस भिन्न को ही हम अनुपात मान के कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ लड़कियों की संख्या है 3/5, तो इनमें से जो बड़ी संख्या होती है वो टोटल विद्यार्थी हैं और छोटी संख्या है वो लड़कियां हैं। तो लड़कियां 3/5 है, तो इसका मतलब कुल विद्यार्थी अगर 5 है तो इसमें से लड़कियां 3 है। कुल विद्यार्थी अगर 5 है तो लड़कियां कितनी हुई? 3। 3/5 को मैंने अनुपात में लिख दिया। 3 और 5 जो है वो कुल विद्यार्थी और लड़कियों की संख्या का अनुपात है। तो बड़ी संख्या कुल विद्यार्थी हैं और छोटी संख्या लड़कियां हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या होगी, कुल विद्यार्थियों में से ही लड़कियां आएगी। अब अगर आप ये भी चाहो कि इसको बढ़ाना चाहो तो इसको जस्ट डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, यानी 2 गुना 3 गुना करके आप अपने अनुसार कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इनको डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, यानी इनका दुगुना करके लिख सकते हो, तिगुना करके लिख सकते हो। यहाँ 5 और 10 नहीं लिखना चाहो तो कुल लड़के अगर 5 है तो लड़कियां 3 होगी। कुल लड़के 5 का दुगुना कर दें, 5 का दुगुना कर दें, कुल लड़कों को हम 10 कुल विद्यार्थियों को 10 मान लें तो लड़कियां भी दुगनी हो जाएगी, लड़कियां भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 5 में से 3 थी तो 10 में से 6 होगी। और डबल करना चाहो तो इसको 20 मान लो, इसको 12 मान लो, आपकी कैलकुलेशन सेट बैठनी चाहिए। तो अगर कुल विद्यार्थी 10 है तो लड़कियां 6, 10 में से 6 लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे? 4। ये तो है कुल विद्यार्थियों की संख्या। अब प्रश्न ने कहा है इनमें से एब्सेंट भी है। प्रश्न ने क्या कहा है? इनमें से एब्सेंट भी है। और इनमें से अगर कोई एब्सेंट है तो देखिए, एक तरफ हम लिख लेते हैं अनुपस्थित, एब्सेंट। टोटल विद्यार्थी तो 10 थे, इसमें से लड़कियां एब्सेंट है, और लड़कियां कितनी एब्सेंट है? 2/3 भाग। तो 6 का 2/3 भाग कितना होता है? 6 को 2/3 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो इसका मतलब लड़कियां कितनी एब्सेंट है? 4। लड़के कितने एब्सेंट है? तो लड़के हैं 4, इसका 1/4 भाग एब्सेंट है, 4 से 4 कट कर दो, इसका मतलब लड़के कितने एब्सेंट है? 1। 4 लड़कियां एब्सेंट है, 1 लड़का एब्सेंट है, तो टोटल कितने हो गए? 5। 10 तो सारे ही थे और 10 में से 5 एब्सेंट हो गए, तो बचे कितने? 5 ही बचे। 5 टोटल विद्यार्थी तो 5 एब्सेंट है, जिसमें से 4 तो लड़कियां नहीं आई और 1 लड़का नहीं आया। तो उपस्थित कितने हैं? प्रेजेंट कितने हैं? अब 10 में से 5 एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने होंगे? 5 होंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि हमें टोटल प्रेजेंट बता दो, तो टोटल प्रेजेंट कितने हुए? 5 हुए। अगर टोटल प्रेजेंट 5 है, कितने में से? 10 में से, तो पता कर लो आए हैं कितने? 5। टोटल कितने थे? 10। तो 5 10 का कितना हिस्सा होता है? तो 5/10 यानी 1/2। तो आधा भाग लोग जो हैं वो प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितने हैं? आधा भाग लोग प्रेजेंट है। आप ये अप्रोच अप्लाई करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन के कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए ध्यान से। क्या प्रश्न है? देखिए प्रश्न कहता है किसी अध्यापक ने एक छात्र को किसी संख्या का 3/8 से गुणा करने को कहा, परंतु छात्र ने गलती से 3/8 का भाग लगा दिया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था।
तो बताइए वह संख्या क्या थी। आपको बताना है कि वो नंबर क्या था जिसके साथ मल्टीप्लाई करने को कहा। देखिए इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बताई है, डिवाइडेशन और मल्टीप्लाई में एक रिलेशन होता है। जब भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो वहाँ एक रिलेशन बनता है, एक संबंध बनता है। वो क्या? अगर किसी भी संख्या को उल्टी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका एक्चुअल मीन्स होता है डिवाइडेशन। किसी भी संख्या को उल्टी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वहाँ वास्तव में भाग लग जाता है। कैसे? मान लीजिए 20 एक संख्या है, मैं कह दूं कि 2 से गुणा करो तब तो ये गुणा हो जाएगा, लेकिन आप 2 से गुणा करने की बजाय उल्टी संख्या से गुणा कर दो। 2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। 2 का उल्टा क्या होता है? 1/2। तो अगर इसको 1/2 से गुणा कर दें तो वास्तव में यहाँ 2 का क्या लग गया है? भाग लग गया है। तो जब भी किसी भिन्न को या किसी संख्या को उल्टी संख्या से गुणा कर दें तो वहाँ वास्तव में भाग लग जाता है। अब ऐसी गलतियां पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको कहूं गुणा करने का और आप करते फिर वो भाग, नहीं होता ऐसा। और लड़के ने भी ऐसा नहीं किया। प्रश्न ने क्या कहा? एक अध्यापक था, उसने छात्र को कहा कि ये एक संख्या है और इसको 3/8 से गुणा कर दे, और लड़के ने गुणा ही किया है, लेकिन गलती से उसने क्या किया? उल्टी संख्या का गुणा कर दिया। और जैसे ही उल्टी संख्या का गुणा कर दिया तो अध्यापक को यह लगा कि उसने तो भाग लगा रखा है। तो प्रश्न ने कहा कि उसने तो भाग लगा दिया, और अगर भाग लगा दिया तो स्पष्ट सी बात है कि उत्तर गलत आएगा। और प्रश्न कह रहा है कि जो गलत उत्तर था वो सही उत्तर से 55 ज्यादा आ गया, और आपको बताना है कि वो संख्या कौन सी थी जिसके साथ गुणा करने को कहा गया। तो देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है बिल्कुल वैसे वैसे ही क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, बस इसको फॉलो करते रहना है। हमें पता नहीं है स्टार्टिंग में वो संख्या क्या थी, वो नंबर क्या था जिसके साथ मल्टीप्लाई करने को कहा। सपोज कीजिए कि वह संख्या जिसके साथ गुणा करने को कहा वह x थी। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा वैसे वैसे कर दो। अब प्रश्न ने क्या कहा? प्रश्न कहता है कि छात्र को इसको 3/8 से गुणा करना था। अगर ये विद्यार्थी वास्तव में इसको 3/8 से गुणा कर देता तो इसका सही उत्तर आ जाता। तो विद्यार्थी का सही उत्तर कितना आना चाहिए था? अगर ये गुणा कर देता तो उत्तर सही आता, और सही उत्तर कितना आता? x को 3/8 से गुणा करना था तो इसका उत्तर आ जाता 3x/8, जो कि बिल्कुल सही उत्तर होता। लेकिन लड़के ने की गलती, और गलती क्या की? उसने भाग लगा दिया, और जैसे ही भाग लगा दिया तो उसका उत्तर आ गया गलत। और ये गलत उत्तर कितना आ गया? देखिए x को 3/8 से गुणा करना था, उसने लगा दिया भाग, और भाग लगाने का मतलब है उल्टी संख्या से गुणा कर दिया, यानी उसने 8/3 से गुणा कर दिया, जिसके कारण उसका उत्तर 8x/3 आ गया, जो कि बिल्कुल गलत उत्तर था। अब प्रश्न कह रहा है कि ये जो गलत वाला उत्तर है ना, ये इस सही वाले उत्तर से 55 ज्यादा है। ये जो गलत वाला उत्तर है ये इस सही उत्तर से 55 ज्यादा है। तो जैसे जैसे प्रश्न ने कहा है वैसे कर दो। ये गलत वाला उत्तर ज्यादा है, यानी 8x/3 ज्यादा है। किससे? 3x/8 से। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वो कितने का आएगा? 55 का। दोनों का अंतर 55 का आया है। पहले ये उत्तर आना था लेकिन आ गया ये, और जैसे ये आ गया तो ये 55 ज्यादा आ गया, यानी इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 55 का। तो हमने इन दोनों को माइनस कर दिया और डिफरेंस 55 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व कर दो। इन दोनों का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 24 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 64x, इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 9x = 55। सॉल्व कर दीजिए। 24 डिवाइड में है, इसको इक्वल के दूसरी साइड भेज दो। 24 भाग में है, बराबर से दूसरी तरफ भेज दीजिए। भाग वाली संख्या जब दूसरी तरफ जाती है तो गुणा में चली जाती है। तो यहाँ 64 में से 9 घटा दीजिए। 64 में से 9 घटाओगे तो आंसर आएगा 55x बराबर, यहाँ बराबर में 55 पहले से ही बैठा है, और ये 24 जो भाग में है ये इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा। सॉल्व कर दीजिए। 55 से 55 काट दो, x बराबर 24, x का मान कितना आ गया? 24 आ गया। और x हमने क्या मानी थी? वो संख्या जिसके साथ गुणा करने को कहा था, तो वो संख्या क्या थी? 24 थी। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सबको समझ में आई होगी बात। एक बार सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 25% बढ़ा दिया जाए
तो परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। तो बताओ वह मूल भिन्न क्या थी। हमें पता नहीं है कि वास्तव में वो फ्रैक्शन क्या थी, मूल भिन्न क्या थी। क्वेश्चन ने कहा कि अगर इसको न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज कर दिया जाए और डिनोमिनेटर को भी 25% इंक्रीज कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन बनेगी वो 3/5 बनेगी। तो बताओ स्टार्टिंग में जो फ्रैक्शन थी हमारे पास वो क्या थी, मूल भिन्न क्या थी। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं, और वो डायरेक्ट अप्रोच क्या है देखिए। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना होता है तो मैं एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जहां कहीं भी इंक्रीज परसेंट आ जाए या डिक्रीज परसेंट आ जाए, वृद्धि प्रतिशत आ जाए या कमी प्रतिशत आ जाए, तो एक बात हमेशा याद रखना, वृद्धि प्रतिशत को हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं और कमी प्रतिशत को हमेशा 100 में से घटा के लिखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये प्रतिशत के चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया है मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं। कोई भी नंबर होता है, कोई भी संख्या होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब कोई भी संख्या है वो पहले से ही 100% है। अब प्रश्न कह रहा है कि इसको 20% बढ़ा दो, तो अगर इसको 20% बढ़ा देंगे तो 100 तो पहले से थी, 20 और बढ़ गई तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगर प्रश्न वाला कह दे कि इसको 10% घटा दो, तो पहले से 100 थी, अगर 10% कम कर देंगे तो ये कितनी बचेगी, 90 बचेगी। इसलिए जहां कहीं भी वृद्धि प्रतिशत लिखा हुआ दिखाई दे तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिख दिया करो। 100 में क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी नंबर क्या है, 100% है। अगर कमी प्रतिशत लिखा हुआ दिखाई दे तुरंत 100 में से घटा के लिख दिया करो। क्यों, क्योंकि 100% पहले से संख्या थी और उसमें से 10 की कमी कर दी। अब यहां प्रश्न ने कहा है कि हमें न्यूमरेटर को इंक्रीज करना है 20%, तो इंक्रीज करना है यानी बढ़ाना है, तो हम इसको 120 लिखेंगे। डिनोमिनेटर को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, हर को बढ़ाना है कितना, 25%, तो हम इसको 125 लिखेंगे। अगर कमी करने का कहता तो हम घटा के लिखते, लेकिन दोनों जगह वृद्धि है तो हम जोड़ के लिखेंगे। अब डायरेक्ट अप्रोच देखिए। डायरेक्ट अप्रोच क्या है, जो भी आंसर आपको दे रखा है, जो भी परिणामी भिन्न आपको दे रखी है 3/5, आप इस परिणामी भिन्न को लिखिए, आंसर को लिखिए 3/5 और इनके साथ उल्टा काम कर दो। उल्टे काम का मतलब है जो काम अंश के साथ करने को कहा है वो हर के साथ कर दो, और जो हर के साथ करने को कहा है वो अंश के साथ कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व कर रहे हैं। आंसर हमारे पास है, हम आंसर से क्वेश्चन को फाइंड कर रहे हैं। उल्टा काम कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन भी उल्टी करनी है। तो जो काम उसने न्यूमरेटर के साथ करने को कहा है वो तो डिनोमिनेटर में कर दीजिए, और जो डिनोमिनेटर में करने को कहा है वो न्यूमरेटर में कर दो। तो हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, न्यूमरेटर को 20% इंक्रीज करना था, यानी न्यूमरेटर को हमें क्या करना था 120, तो न्यूमरेटर को 120 करना था, वो डिनोमिनेटर में करेंगे। और डिनोमिनेटर को 125 करना था, ये न्यूमरेटर को कर देंगे। जो काम अंश के साथ करना था वो हर के साथ कर दिया, जो हर के साथ करना था वो अंश के साथ कर दिया। अंश को 20% बढ़ाना यानी 120 लिखना था, हमने हर में लिख दिया, और हर को 25% बढ़ाना था यानी 125 लिखना था, हमने अंश में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, परिणामी भिन्न आ जाएगी आपके पास। 25 5 125 और 4 3 12 40, और संख्याएं काट दो, 5 5 25, 8 5 40, तो आंसर आ जाएगा 5/8। तो वह मूल भिन्न क्या थी, 5/8, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर है। ठीक है, आ गई बात समझ में, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको बातें। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, ये है रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का, अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न। अनुपात समानुपात का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहले तो मैं इस एक सिंपल क्वेश्चन से आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन को हमने कैसे पढ़ा था, हमने किस टाइप से सॉल्व किया था, हमारा पैटर्न रेशियो प्रोपोर्शन के लिए क्या रहता है, उस पैटर्न को वापस याद दिलाने के लिए एक इजी क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में आपको एक स्ट्रेटेजी बताई थी, एक पैटर्न बताया था, और वो पैटर्न ये था कि रेशियो प्रोपोर्शन का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो कितना भी ईजी हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, अनुपात समानुपात का कोई भी प्रश्न आए, चाहे वो कितना भी साधारण हो और कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन को फॉलो करना होता है।
प्रश्न वाले की नकल करनी होती है, उसका पीछा करना होता है। जैसा कार्य प्रश्न वाले ने किया है वैसा ही कार्य आपको करना है, जैसा उसने कहा है वैसा ही आपको करना है। अगर आपको नकल करनी आती है तो प्रश्न चाहे कैसा भी हो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्या किया है, वही कार्य हमें करना है। देखिए कैसे, क्वेश्चन ने क्या कहा, ए और बी की आयु का अनुपात है 3:4। दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। इन दोनों का रेशो दे रखा है 3:4, 3:4, ये इनका रेशो है। और क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने दे रखा है कि इन दोनों की कुल आयु 35 वर्ष है, यानी आयु का योग दे रखा है, सम ऑफ एजेस। आयु का क्या दे रखा है, योग दे रखा है, सम दे रखा है, और योग कितना दे रखा है, 35 वर्ष। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा कार्य प्रश्न ने किया है वैसा ही कार्य हमें करना है। अगर प्रश्न ने योग दिया है तो हमें भी योग करना है, अगर प्रश्न ने अंतर दिया है तो हमें भी अंतर करना है, अगर प्रश्न ने गुणा दिया है तो हमें भी गुणा करना है, अगर प्रश्न ने वर्ग दे रखा है तो हमें भी वर्ग करना है, स्क्वायर ही करना है। जैसा कार्य क्वेश्चन ने किया है वैसा ही कार्य हमें करना है। अब प्रश्न ने क्या दिया है, इनका योग, तो हमें भी क्या करना है, योग। लेकिन हम किसका योग करें, तो जैसा कार्य क्वेश्चन ने किया है बिल्कुल वही कार्य आपको करना है, परंतु किसके साथ, अनुपातों के साथ। बिल्कुल वही का वही कार्य आप भी अनुपातों के साथ कर दोगे। तो यहां प्रश्न ने योग दिया है, आप भी अनुपातों का योग कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि इनका योग 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे अनुसार इन दोनों का अगर योग करें तो योग कितना बन रहा है, 4 और 3 7 अनुपात। हमारे अनुसार इनका योग बन रहा है 7 अनुपात, और प्रश्न कह रहा है कि 35 वर्ष। इसका मतलब हमारे 7 अनुपातों का मान इनके 35 वर्ष के बराबर होना चाहिए। अगर 7 अनुपातों का मान 35 वर्ष के बराबर है तो एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 35/7, यानी 5 वर्ष। एक अनुपात का मान आ गया 5 वर्ष। और ध्यान रखिए, किसी भी प्रश्न में अगर एक अनुपात का मान आपके पास है तो आप उस प्रश्न में कितने भी अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हो। अगर आपके पास एक अनुपात का मान आ गया तो आपको जितने अनुपातों का मान चाहिए उसी से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। एक अनुपात का मान है 5 वर्ष, इसको किसी भी अनुपात से गुणा कर दो। अगर आपको आयु चाहिए ए की, तो ए के पास अनुपात कितने हैं, 3। एक का मान 5 वर्ष है तो 3 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। तो ए की आयु 15 वर्ष है। अगर आयु चाहिए बी की, तो बी के पास अनुपात है 4। एक अनुपात का मान 5 वर्ष है तो 4 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ये है बी की आयु। ये दोनों की अलग अलग सेपरेटली एज आ गई है, अलग अलग आयु आ गई है। तो ए 15 वर्ष, बी और 20 वर्ष, तो 15 और बी 20। ये लो, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे से अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, एक बार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पैटर्न रहता है रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और पूरे चैप्टर में हमने इसी पैटर्न का यूज़ किया था, इसी से हमने पूरा का पूरा रेशियो प्रोपोर्शन को सॉल्व किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और देखते हैं रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 हो तथा बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंपल कि टुकड़ों में अनुपात दे दिए जाते हैं और उनको एकल अनुपात में व्यवस्थित करने को कह दिया जाता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां टुकड़ों में अनुपात आपको दिए जाएं और उनको एकल अनुपात में संगठित करने को, व्यवस्थित करने को कह दिया जाए, तो हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड, प्रश्न ने क्या कहा, हमें चाहिए A:B:C, यानी A अनुपात B अनुपात C का मान चाहिए। लेकिन प्रश्न ने AB का अलग से मान दे रखा है और BC का अलग से मान दे रखा है। हमें इन तीनों का इकट्ठा मान चाहिए, इकट्ठी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले AB के नीचे AB की वैल्यू रखिए 3:4, BC के नीचे BC की वैल्यू रखिए 2:3। लेकिन B के नीचे पहले से 4 बैठा है, तो हम अब की बार जो वैल्यू रखेंगे वो थोड़ा सा नीचे रखेंगे। सॉल्व कर दो। अब यहाँ पहला तरीका देखिए, फर्स्ट पैटर्न हमारा क्या रहता है, यहाँ उल्टे n का निशान लगा दीजिए, उल्टे n का निशान लगा दीजिए। जैसे जैसे लाइनें जा रही हैं वैसे वैसे इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका गुणा कर दो। तो 3 का 2 के साथ गुणा कीजिए 6, 2 का 4 से गुणा कीजिए 8,
और 4 का 3 से गुणा कीजिए 12, तो आपके पास अनुपात आ गया 6:8:12। अनुपातों का सबसे छोटा और सरलतम रूप ही सर्वमान्य होता है, तो ये याद रखना। अगर संख्याएं कट रही है तो काट के छोटा करना है इनको। तो इन तीनों संख्याओं की अगर बात करें तो ये 2 से कटेगी, तो इसको 2 से कट कर दीजिए, तो 3, 4 और 6, अनुपात आ गया 3:4:6। तो 3, 4 और 6, ये ABC की वैल्यू आ गई। एक तरीका, एक पैटर्न तो हमारे पास ये रहता है, हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा तरीका देखिए, सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है, कई बार 3 टुकड़े, 4 टुकड़े या 5 टुकड़ों में अनुपात आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप उल्टे एन का जो सिंबल यूज करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं किस संख्या का किसके साथ गुणा करना है। यानी यहाँ जो लाइनें खींचते हैं हमें ये पता नहीं चल पाता है कि लाइनें कहाँ से कहाँ के पास जा रही है, किसके पास जा रही हैं, कहाँ से पता नहीं लाइनें आ रही हैं, किस किस के पास जा रही है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अगर लाइनों के चक्कर से बचना है तो एक और तरीका बता देता हूँ। और दूसरा तरीका देखिए क्या है, हमें चाहिए A:B:C। हमें A, B और C की वैल्यू चाहिए। A, B और C की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A, B और C लिखेंगे। तो A है, B है और C है। ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखिए। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3/4। और बी सी के नीचे बी सी की वैल्यू लिखिए। बी सी की वैल्यू कितनी है, 2:3। ऐसा कार्य तो हमने पिछले पैटर्न में भी किया था, इस क्वेश्चन में यहाँ भी किया था। इतना कार्य तो सेम है, इतना तो सेम ही वर्क करना है आपको। अब यहाँ तो हमने उल्टे एन का सिंबल लगाया, लाइनें खींची, लेकिन लाइनों का पता नहीं लगा कहाँ जा रही है, किस किस के पास जा रही है, कहाँ से आ रही है, कंफ्यूज में रहते हैं बच्चे। तो लाइनों के चक्कर से बचने के लिए यहाँ पड़ोसियों का यूज़ करते हैं, क्योंकि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। कोई मुसीबत पड़ती है तो भाग के पड़ोसी आता है ना, तो पड़ोसियों का यूज़ करना है यहाँ। और इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, पड़ोसी आपको पता है कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो पड़ोसियों का यूज़ कीजिए। पड़ोसी पड़ोसी की हेल्प करेगा, मुसीबत आने पर पड़ोसियों को बुला लीजिए। तो यहाँ पड़ोसियों का यूज़ करना है, यानी यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। जो खाली स्थान है उनको भरना है, और ये खाली स्थान कहाँ से भरेंगे, पड़ोसियों से। अब इस स्थान को भरना है तो इससे पहले जो संख्या आई है उसी को यहाँ रिपीट कर देंगे, उसी को दोहरा देंगे, दोबारा लिख देंगे। तो 4 के आगे का स्थान खाली है तो 4 को ही वापस भर दो, और इस 2 के आगे का ये स्थान खाली है तो जिसके आगे या पीछे का स्थान खाली होता है उसी संख्या की पुनरावृत्ति कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं उसी नंबर को, उसी को दोबारा रख देते हैं, उसी पड़ोसी का यूज कर लेते हैं। तो जिस संख्या के आगे और पीछे का स्थान खाली है उसी संख्या का पुनर्भरण कर देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, रिपीट कर देते हैं। जैसे ही स्थान भर गए, अब इनका आपस में गुणा कर लो। 3 का 2 से गुणा करो 6, 4 का 2 से गुणा करो 8, और 4 का 3 से गुणा करो 12। अब अगर संख्याएं कटती है तो काट के छोटा कर दीजिए, और इस मेथड से आपको ये भी पता चलेगा कि नंबर कट किससे होंगे। इसमें 2 आया है, इसमें 2 आया है, इसमें 4 है, तो इसका मतलब 2 तो है ही, तो 2 से कट हो जाएंगे। तो 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, और 6 2 जा 12। ये लो आंसर आ गया 3:4:6। अब चाहे कितने भी टुकड़े आ जाएं, आप इस एक ही मेथड से सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई होगी बात। तो इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि 2a बराबर 3b हो तथा 3b बराबर 4c हो तो A:B:C ज्ञात कीजिए। प्रश्न ने कहा 2a बराबर 3b, 3b बराबर 4c हो तो A:B:C ज्ञात करना है। एक्चुअल में प्रश्न का मीन्स क्या है, यहाँ प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न ने कहा कि 2a बराबर 3b है, 2a बराबर क्या है, 3b। इसका कहने का मतलब क्या है, प्रश्न ये कह रहा है कि a का 2 गुना b के 3 गुणे के बराबर है। a का 2 गुना b के 3 गुणे के बराबर है। और रेशियो प्रोपोर्शन में एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, वो ये कि जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके अनुपात हमेशा ही उल्टे होते हैं। जब भी नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका रेशियो जो होता है वो अपोजिट रहता है। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि a का 2 गुना b के 3 गुणे के बराबर है। संख्याएं गुणा में है तो यहाँ से A:B निकाल लीजिए। जब इनका अनुपात निकालोगे तो संख्याएं उल्टी हो जाएगी, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 3:2।
क्योंकि जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं तो उनके अनुपात हमेशा ही उल्टे होते हैं। तो ए और बी का अनुपात आ गया 3:2। आगे प्रश्न ने कहा कि 3b बराबर 4c है। इसका मतलब है b का 3 गुणा c के 4 गुणे के बराबर है। अगर b का 3 गुणा c के 4 गुणे के बराबर है तो यहाँ से b और c का अनुपात निकाल लो। जब राशियां गुणा में होती है, संख्याएं गुणा में होती है तो अनुपात उल्टे होते हैं। तो अनुपात कितने आ जाएंगे? 4:3। अब AB का अनुपात हमारे पास है, BC का अनुपात हमारे पास है और हमें चाहिए ABC तीनों का इकट्ठा मान, इकट्ठी वैल्यू चाहिए। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था जब टुकड़ों में अनुपात आ जाए तो उनको एकल अनुपात में कैसे संगठित करते हैं, कैसे सिंगल रेशियो हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ AB के नीचे AB की वैल्यू रख दीजिए 3:2, BC के नीचे BC की वैल्यू 4:3 और सॉल्व कर दो। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पड़ोसियों का यूज। 2 के आगे का स्थान खाली है, 2 को भर दो। 4 के पीछे का स्थान खाली है, 4 को भर दो। सॉल्व कर दो। 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। संख्याएं कटेगी, काट दीजिए। किससे कटेगी? 2 से कटेगी। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। आंसर आ गया 6:4:3। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आएगा 6, 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, उसी मेथड से सॉल्व करना है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है 7,800 रुपये हैं, 7,800 रुपीज़ हैं। इनको ABCD में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ABCD में बांटना है, डिवाइड करना है। लेकिन इनका कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए, इनमें संबंध क्या बनना चाहिए कि A/B बराबर B/C बराबर C/D, ऐसा संबंध होना चाहिए। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 2/3 के। A/B बराबर B/C बराबर C/D बराबर 2/3। इस कॉम्बिनेशन को सोल्व करते हुए 7,800 रुपीज़ को ABCD में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बांटा जाए, तो C को जो मिलेगा वो कितनी राशि मिलेगी, C का हिस्सा क्या होगा, C का भाग कितना होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के रिलेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 7,800 रुपयों को बांटना है ABCD में। एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ को अगर डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर बांटना है, तो बांटना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक उनके रेशियो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले तो हमारे पास उनके अनुपात होने चाहिए। जब तक अनुपात नहीं आएंगे तब तक कोई भी चीज़ बांटना पॉसिबल नहीं होगा, वो राशियाँ नहीं बंटेगी, चाहे वो राशि हो, चाहे वो आयु हो, कुछ भी हो। अगर किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, बांट रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो, तो जब तक उनका रेशियो नहीं आएगा तब तक डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ABCD का अनुपात चाहिए। अगर हमारे पास इनका अनुपात आ गया तो हम अनुपातों में 7,800 रुपयों को बहुत ही आसानी से बांट देंगे। तो सबसे पहले हमें अनुपात पता करना है और अनुपात के लिए क्वेश्चन ने कॉम्बिनेशन दे रखा है कि A/B ये बराबर होना चाहिए B/C के, ये बराबर होना चाहिए C/D के, ये बराबर होना चाहिए 2/3 के। ये कॉम्बिनेशन दे रखा है क्वेश्चन ने। अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, वो ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या रहा है, A/B जो है वो B/C के बराबर है, B/C जो है वो C/D के बराबर है और C/D जो है वो 2/3 के बराबर है। यानी सारी की सारी वैल्यूज किसके बराबर है? 2/3 के। ये सारी एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब A/B है, ये भी 2/3 है, B/C है, ये भी 2/3 के बराबर है और C/D है, ये भी 2/3 के बराबर है। सारी की सारी वैल्यूज किसके इक्वल है? 2/3 के इक्वल है। और मैंने एक बात आपको बहुत अच्छे से बताई थी, थोड़ी देर पहले एक प्रश्न में भी बताई थी, रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर में भी बताता रहा हूं। जहां कहीं भी आपको फ्रैक्शन दिखाई दे, भिन्न दिखाई दे, तो भिन्न का वास्तविक अर्थ होता है अनुपात। तो यहाँ A/B है तो इसको A/B लिख सकते हैं, 2/3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। ये B/C है तो इसको हम B/C लिख सकते हैं और 2/3 है तो 2/3। C/D है तो इसको हम C/D लिख सकते हैं और 2/3 है तो 2/3। ये लो, AB का अलग से मान आ गया, BC का अलग से मान आ गया, CD का अलग से मान आ गया। जैसे ही BC और CD के अलग अलग अनुपात हमारे पास आ गए तो अब इनको एकल अनुपात में कन्वर्ट कर लो। और एकल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करोगे? हमें चाहिए A/B/C/D।
इनका एकल अनुपात चाहिए, तो इनको कैसे कन्वर्ट करोगे? ए बी के नीचे ए बी का मान रखिए 2:3, बी सी के नीचे बी सी का मान रखिए 2:3, सी डी के नीचे सी डी का मान रखिए 2:3 और रिक्त स्थानों की पूर्ति कर दीजिए। इसके आगे स्थान खाली है 3 को भर दो, इसके आगे का एक और स्थान खाली है 3 को पुनः भर दो, इसके आगे का स्थान खाली है 3 को रख दो, इसके पीछे का स्थान खाली है 2 को रख दो, इसके पीछे का स्थान खाली है 2 को रख दो, यहाँ भी 2 भर दो और इनका मल्टीप्लाई कर दो। गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और ये 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये लो ए बी सी डी के अनुपात आ गए। अब हमारे पास ए बी सी डी के अनुपात आ गए हैं। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए, अब इनको बांटना बहुत ही आसान रहेगा। हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी है? 7800 रुपये। हमारे पास कुल पैसे कितने हैं? तो कुल है 7800 रुपये। कुल कितने हैं? 7800 रुपये। और हमें इनको बांटना है ए बी सी डी में। और मैंने आपको बताया था जब भी अनुपातों में योग दे रखा होता है तो हमें भी अनुपातों का योग करना होता है। जैसा कार्य प्रश्न ने किया है वैसा ही कार्य हमें करना है। इसने कुल राशि दे रखी है तो हम भी इन चारों की कुल राशि को जोड़ेंगे, इनका योग पता करेंगे। हमारे अनुसार इन सबका टोटल कितना बन रहा है? तो हमारे अनुसार इन सबका टोटल बन रहा है 65 अनुपात। लेकिन प्रश्न वाला कितना बता रहा है? 7800 रुपये। इसका मतलब हमारे 65 अनुपातों का मान इनके 7800 रुपयों के बराबर है। तो हमारे एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 7800 बटा 65। सॉल्व कर लो, 13 से कट कर दो, 13 5 65, 13 6 78, 600 में 5 का भाग दे दो, 120 रुपये। एक अनुपात का मान आ गया 120 रुपये। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया, किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चाहिए ए की राशि तो ए के पास अनुपात कितने थे? 8। एक अनुपात का मान है 120 तो 8 अनुपातों का मान 960 रुपये। ये ए की राशि है। अगर आपको बी की राशि चाहिए तो बी के पास अनुपात है 12। एक का मान 120 रुपये है तो 12 का मान 1440 रुपये। अगर राशि चाहिए सी की तो सी के पास अनुपात है 18। एक का मान 120 है तो 18 का मान कितना हो जाएगा? 12 8 95, 12 एकम 12 और 10 22 यानी 2160 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2160। अगर डी की राशि चाहिए तो 120 का 27 से और गुणा कर दीजिए, डी की राशि आ जाएगी। आप किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस यहाँ से हम रेशियो कैसे फाइंड करें। अगर आपके पास रेशियो आ जाता है तो आप इजीली क्वेश्चन की कैलकुलेशन कर सकते हो, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। जब भी किसी चीज़ को बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या डिवाइड करना होता है तो सबसे पहले हमें रेशियो फाइंड करना पड़ता है। और जो कॉम्बिनेशन दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो फाइंड करते हैं तो हमारे पास ये रेशियो बनता है। और कैलकुलेशन करने के बाद हम 7800 रुपीज़ को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कह रहा है? x बटा 2 बराबर y बटा 3 बराबर z बटा 5 हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात कीजिए। कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है? देखिए कॉम्बिनेशन दे रखा है कि x बटा 2 ये बराबर है y बटा 3, ये बराबर है z बटा 5 के। तो यहाँ से हमें x, y और z का अनुपात पता करना है। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, वो ये कि जब भी संख्याएं गुणा में होती हैं और वो बराबर के सिंबल से जुड़ी हुई हो तो उनके अनुपात हमेशा उल्टे होते हैं। और ये उसका जस्ट अपोजिट है, ये उसकी उल्टी बात है। अगर संख्याएं गुणा में होती हैं तो अनुपात उल्टे होते हैं। अगर संख्याएं भाग में होती हैं तो अनुपात वही संख्याएं होती हैं जो इनके भाग में हैं। तो यहाँ से अगर संख्याएं भाग में हैं और बराबर के निशान से जुड़ी हुई हैं तो वही इनका अनुपात होगा जो इनके भाग में संख्याएं लिखी हैं। तो यहाँ x का मान कितना होगा? 2, y का मान कितना होगा? 3 और z का मान कितना होगा? 5। यही इनका अनुपात है, यही वो वैल्यूज़ हैं जो इनके डिवाइड में बैठी हैं। तो यही इनका अनुपात हो जाएगा x, y, z का। अगर इसकी कैलकुलेशन भी करना चाहो तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 का x से गुणा करोगे तो 3x बराबर 2y। यहाँ से संख्याएं गुणा में आ गई तो अनुपात निकालोगे तो 2 अनुपात 3। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का y से गुणा करोगे 5y बराबर 3z। y अनुपात z निकालोगे तो हमारे पास 3 अनुपात 5।
ये लो एक्स वाई का अलग मान आ गया, वाई जेड का अलग मान आ गया, यहाँ से एक्स वाई और जेड का इकट्ठा मान ज्ञात कर दो। एक्स वाई के पास 2:3 है, वाई जेड के पास 3:5 है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, 3 यहाँ 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। संख्याएं 3 कॉमन है, 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 5 तिया 15। वही आंसर आया है 2:3:5, सेम ही आंसर आएगा। तो अगर पूरा कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट अगर ये अप्रोच याद रहती है तो डायरेक्ट इनके डिवाइडेशन वाले जो नंबर्स हैं उन्हीं को रेशियो में यूज़ कर लीजिए, वही इनका रेशियो रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये तो एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, ये तो एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मध्य अनुपाती पता करना है। और जब भी दो संख्याएं देकर आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो उसका मतलब होता है कि जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनका आपस में गुणा कीजिए और अंडर रूट फाइंड कर दीजिए, उनका अंडर रूट निकाल दीजिए। जैसे मैं आपको कहूं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं 2 और 8, इनका मध्य अनुपाती पता करो। तो इनका मध्य अनुपाती पता करने का मतलब होता है 2:x:8, यानी मध्यानुपाती का मतलब होता है बीच के दो स्थानों पे x रखना है। और प्रोपोर्शन का रूल यूज कीजिए। प्रोपोर्शन कहता है कि मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो इक्वल होगा आउटर टर्म के मल्टीप्लाई के। मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है। x का x से गुणा करेंगे तो x², 8 का 2 से गुणा करेंगे तो 16, x का मान कितना आ जाएगा √16 यानी 4। कहने का मतलब है कि जो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं उन दोनों का गुणा कीजिए और अंडर रूट निकाल दीजिए। तो 8 और 2 का गुणा किया और इसका अंडर रूट निकाल दिया। वही कार्य हमें इसमें करना है, इस क्वेश्चन में भी वही कार्य करना है जो क्वेश्चन ने मध्य अनुपाती के लिए पूछ रखा है, मीन प्रोपोर्शनल के लिए पूछा है। तो मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या क्या है a - b बटा a + b, और इसका गुणा करना है a² b² बटा a² - b²। इन दोनों का गुणा करके इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, रूट फाइंड कर देंगे। पहले इनका गुणा कीजिए, तो अगर इनका गुणा करोगे तो a - b बटा a + b इंटू a² b² अपॉन a² - b²। एल्जेब्रिक इक्वेशन है, a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है। a + b को a - b से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो a² - b² बनता है। तो इस a² - b² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b इंटू a - b, ये लिख सकता हूँ। अब a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा और इसके ऊपर रूट है, a - b से a - b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, तो ये बचेगा a² b² अपॉन में a + b और a + b दोनों का गुणा हो जाएगा। तो a + b का अगर a + b से गुणा करोगे तो इसका मतलब है a + b का होल स्क्वायर। a + b का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो हम a + b का a + b से गुणा करेंगे तो a + b का हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। इनके ऊपर रूट है। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ab बटा a + b, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ab बटा a + b, ऑप्शन नंबर बी, ab बटा a + b एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं में 5:9 का अनुपात है, और ये भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, कई सारे एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। कोई भी दो संख्याएं हैं, हमें पता नहीं है कौन सी है। प्रश्न ने कहा है कि उनमें जो रेशियो है, पहले से अनुपात है, वो 5:9 का अनुपात है। और प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिए जाएं तो यह अनुपात 16:27 हो जाता है। तो बताइए इनमें से बड़े वाली संख्या कौन सी है। और ऐसे प्रश्नों में, दो अनुपात वालों प्रश्नों में मैंने आपको एक डायरेक्ट अप्रोच बताई थी, आप वो डायरेक्ट अप्रोच अप्लाई कर सकते हो। हालांकि यहाँ प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो रेशियो दिया गया है उन्हीं को नंबर्स मान लीजिए। मान लेते हैं वो संख्याएं 5x और 9x हैं। प्रश्न ने कहा प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ना है तो दोनों में 9 को ऐड कर देंगे, और जैसे ही 9 को ऐड किया तो इनका रेशियो 16:27 होना चाहिए। इसको इक्वल में रख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोपोर्शन का रूल लगाएंगे, मिडल टर्म्स का मल्टीप्लाई आउटर टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए। तो
प्रोपोर्शन का रूल लगाते ही x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट अप्रोच भी बताई थी, आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट अप्रोच का अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच क्या थी, दो अनुपातों वाला जब भी प्रश्न आता है तो सबसे पहले प्रश्न अनुपात क्या दे रखा है, 5:9। सबसे पहले प्रश्न अनुपात क्या दे रखा है, 5:9। और प्रश्न ने क्या कहा है, ये अनुपात हो कितना जाना चाहिए, 16:27। ऐसा क्यों हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन दोनों में 9 को जोड़ देंगे तो इसका मतलब दोनों अनुपातों में अंतर कितने का, 9 का। तो डिफरेंस हमें सामने लिख देते हैं। प्रश्न का संख्याएं पहले से ये हैं, अगर इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा, इसमें भी 9 जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगा। इसका मतलब इस अनुपात और इस अनुपात में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 9 का। तो जो डिफरेंस रहेगा वो हम सामने लिखेंगे। अब यहाँ से एक अनुपात का मान निकाल लो। एक अनुपात का मान कैसे निकालते हैं, नीचे वाले अनुपात को आपस में घटाओगे, नीचे वाले अनुपात को आपस में घटा दीजिए, जो उत्तर आए वो इसके गुणा में लिख दीजिए। अब तिरछा गुणा करके घटा लो, तिरछा गुणा करके इनको घटा लो, 135 और 16 में 144। इनका जो भी उत्तर आए वो इसके भाग में लिख दो, 9। और इसको कैलकुलेट कर दो, सॉल्व कर दो, एक अनुपात का मान आ जाएगा, 9 से 9 कट हो जाएगा, एक अनुपात का मान आ गया 11। जैसे ही एक अनुपात का मान आ गया 11, अब किसी भी अनुपात से गुणा कर दो, वही संख्या आपको मिल जाएगी जो आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए पहली संख्या, अगर आपको चाहिए पहली संख्या, तो पहली संख्या के पास अनुपात कितने थे, 5। एक अनुपात का मान 11 है तो 5 अनुपातों का मान कितना हो जाएगा, 55। अगर आपको चाहिए दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के पास अनुपात कितने हैं, तो 9। एक का मान 11 है तो 9 का मान कितना हो जाएगा, 99। और प्रश्न ने पूछा था कि दोनों में से बड़े वाली संख्या बताइए, तो दोनों में से बड़े वाली जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी यहाँ, तो वो हो जाएगी 99। बड़े वाली जो संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 99। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी बात। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, कर सकते हो, आगे बढ़ें। चलो, तो बड़े वाली जो संख्या रहेगी वो 99 रहेगी। क्वेश्चन ने पूछा है बड़े वाली संख्या बताइए, तो वो है 99 यानी 99। चलो आगे बढ़ते हैं और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है आज से 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुणी थी और आज से 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुणी होगी, तो बताइए दोनों की वर्तमान आयु क्या है। यहाँ डायरेक्ट रेशियो ने देकर कॉम्बिनेशन दे रखा है। कॉम्बिनेशन का मतलब है संबंध दे रखा है, सीधा अनुपात नहीं दिया और गुणा के संबंध दे रखे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन दे रखा है उसको रेशियो में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। प्रश्न ने क्या कहा, ए और बी दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक बी है। बात चल रही है आज से 6 वर्ष पहले की। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुणी थी, तो अगर बी 1 साल का था तो ए इसका 3 गुना था, यानी ये 3 का था, तो अनुपात था 3:1। और आज से 6 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी, तो अगर बी 1 का होगा तो ए 2 का होगा, ए की आयु बी की 2 गुनी होगी। वापस वही क्वेश्चन बन गया है, इन दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है। तो ये आज से 6 साल पहले का है, ये आज से 6 साल बाद का है, तो दोनों अनुपातों में अंतर कितने का है, 12 साल का। क्यों है 12 साल का, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं इसको। मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ। ये लाइन है वर्तमान की, ये है वर्तमान, प्रेजेंट टाइम। क्वेश्चन ने कहा ऊपर वाला अनुपात जो है वो इससे 6 साल पहले का था और नीचे वाला अनुपात जो है वो आज से 6 साल बाद का था। ये आज से 6 वर्ष बाद का था, 6 वर्ष बाद का। अब ये अनुपात आज से 6 साल पहले का था। अगर यहां से चलना शुरू करें और वर्तमान तक आए तो 6 साल की दूरी तय करनी पड़ेगी, और वर्तमान से इस अनुपात पे जाएं तो 6 साल फिर लगेंगे। तो यहां से लेके यहां तक आने में टोटल कितने साल लगेंगे, 12 साल। तो इन दोनों अनुपातों में जो अंतर हुआ वो कितने सालों का होगा, 12 सालों का। तो यहां डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 12 सालों का आएगा। तो दोनों अनुपातों में अंतर जो है वो 12 वर्ष का है। आगे का काम वही है, नीचे वाले अनुपात को घटाइए, जो उत्तर आए इसके गुणा में लिख दो। तिरछा गुणा करके घटाइए, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, जो उत्तर आए वो इसके भाग में लिख दो। और ये एक अनुपात का मान आ गया, इसको सॉल्व कर दो। किसी भी अनुपात से अगर गुणा करोगे उसी की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको आयु चाहिए ए की, तो ए के पास अनुपात है 3,
1 का मान 12 साल है तो 3 का मान 36 वर्ष। अगर आयु चाहिए बी की तो बी के पास अनुपात कितने हैं? 1 का मान 12 साल है तो इसकी आयु 12 वर्ष। लेकिन अभी तक ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। प्रश्न ने क्या पूछा है? दोनों की वर्तमान आयु बताइए। और हमने जैसे ही 1 अनुपात का मान निकाला उसको गुणा किससे किया? ऊपर वाले अनुपात से। और ये ऊपर वाला अनुपात था कब का? आज से 6 साल पहले का। तो अगर हमने 6 साल पहले के अनुपात से गुणा किया है तो आयु भी 6 साल पहले की आई है। ये जो आयु आई है वो आज से 6 साल पहले की है। और हमें कब की चाहिए? वर्तमान की। तो वर्तमान की अगर आयु चाहिए तो ये 6 साल पहले 36 का था तो आज कितने का हो गया? तो ये 6 साल और बढ़ गया है, 42 वर्ष का हो गया है। ये आज से 6 साल पहले 12 का था तो आज कितने का हो गया? ये 6 साल और बढ़ गया है तो ये 18 वर्ष का हो गया है। ये है दोनों की प्रेजेंट टाइम की एज। ये है दोनों की वर्तमान आयु 18 और 42। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 42 वर्ष और 18 वर्ष ये दोनों की वर्तमान आयु है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आई होगी बात। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन फिर आप देख नहीं पाते हो। तो रिवीजन में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में और नए अगले चैप्टर्स के साथ। रेशियो प्रोपोर्शन के भी कुछ कैलकुलेशंस और बाकी हैं। इसके बाद में परसेंटेज की बाकी है, फिर एसआई और सीआई की बाकी है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो 1-2 क्लास और लगेगी, उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए इसी प्रकार आगे की क्लास के लिए। अगली क्लास मैं कल आप और अपलोड कर दूंगा आगे के चैप्टर्स के लिए, और कल आपका सिलेबस पूरा का पूरा मैं मैथमेटिक्स का रिवाइज करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी रही होगी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।